हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार और जय किसान जय छत्तीसगढ़। मैं आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम मिट्टी को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से अधिकतम उपयोग से मिट्टी को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कृषि के लिए हमको डीएपी यूरिया तो मतलब मूलभूत आवश्यकता होती है खेती की। तो डीएपी यूरिया के इस्तेमाल से यूरिया तो क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो 30 से 35% यूरिया को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी नाइट्रोजन वायुमंडल में उड़ जाती है। और जैसे डीएपी का हो गया तो इसमें क्या रहता है, जो फास्फोरस रहता है इसमें फास्फोरस 46% जो रहता है। इससे क्या है, ये पौधे को 30 से 40% असर देता है और 60% जो है वो ज़मीन में पूरा तह पर जम जाता है, ज़मीन के ऊपरी तह पर सीमेंटेड, कहने का मतलब सीमेंटिंग होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एसएसपी है, टीएसपी है, एमओपी है, इनको भी डालने से 30 से 40% पौधे जड़ करते हैं और 60% के समथिंग वो ज़मीन में पड़ा रह जाता है। और इनमें क्या है, ये फास्फोरस और पोटास है तो ये उड़ते नहीं हैं, ये ज़मीन पर जमे रहते हैं। और उसकी जैसे साल दर साल उसकी जुताई करते हैं तो और ज़मीन के नीचे जा कर के एक लेयर बनाता जाता है, जिससे पानी जो होता है वो उसका रिसाव कम हो जाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इस तरह से बहुत चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं। तो हमको अगर भूमि को सुरक्षित बनाए रखना है तो संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करें। नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए हमको गोबर की खाद, अच्छी सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना है और हरी खाद का प्रयोग करना है ना, नील हरित काई का प्रयोग करना है। ये चीज़ें हमको कार्बनिक अवशेष हमारे मिट्टी में देंगी, जिससे मिट्टी हमारी सुरक्षित रहेगी, अधिक उपजाऊ बनेगी, मिट्टी में नमी बनाए रखेगी, भुरभुरी रहेगी। ये इसमें क्वालिटी होती है। और जैसे हमको फास्फोरस जानते हैं कि ज़मीन पे हमारा इतना पड़ा हुआ है, तो इसके लिए जैव उत्प्रेरक आते हैं। कहने का मतलब वो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो क्या करते हैं, वो ज़मीन में पड़े हुए आपके जो उर्वरक हैं उनको उत्प्रेरित कर या कि उनको विघटित कर, तोड़कर पुनः वो ज़मीन में मिट्टी के माध्यम से पौधों तक पहुंचाते हैं। तो जैसे फास्फोरस के लिए हमारे पास आता है पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरियल। मतलब जो जितना हमारे ज़मीन पर फास्फोरस पड़ा है, अगर वो उसको पुनः विघटित करके, अपघटित करके, उत्प्रेरित करके वो ज़मीन तक, ज़मीन से पौधों को, ज़मीन के माध्यम से पौधों को पहुंचाता है। तो और इसी तरह पोटास का भी वो होता है, उसके लिए भी पोटास सॉल्युबल पीएसबी आता है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो उससे भी हमारे ज़मीन में पड़े हुए पोटास को मिट्टी के माध्यम से पौधों तक पहुंचाता है। और हम बात करें अगर मिट्टी को सुरक्षा की, तो जितना अधिक हमारे खेत में गोबर खाद की मात्रा होगी, कहने का मतलब अगर 2 से 3 साल के अंतराल में ज़रूर 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिनिमम अपने खेत को गोबर खाद देना चाहिए। ये किसान तो हर साल व्यवस्था अगर नहीं कर सकता, क्योंकि अब मवेशियों का भी उपयोग लगभग कम हो गया है, तो 2 से 3 साल में ज़रूर उसको करना चाहिए। जैविक खाद को अपनाना चाहिए, बर्मी कंपोस्ट को अपनाना चाहिए। बर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मैं बता दूं, जैसे आप गोबर खाद भी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जैसे बर्मी कंपोस्ट अपन को कचुआ पालना है तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें, लेप बना दें गोबर खाद के उसके ऊपर, और पानी का फिर छिड़काव करें। इससे बहुत सुटेबल आपका जो वो रहेंगे, कंपोस्ट रहते हैं, बर्मी कंपोस्ट, उनको अंदर छोड़ दिया जाता है और हर दिन उसमें हल्का हल्का पानी से सिंचाई की जाती है। इस तरह हमारा खाद 40 से 60 दिन में बर्मी कंपोस्ट भी हमारा तैयार हो जाता है। और जो गोबर खाद रहता है उसमें वो खा कर उसको अपने शरीर से विघटित करते हैं, अपचयित करते हैं, और वो चीज़ ही उपजाऊ होती है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ज़मीन में हर तरह से सुधार करता है, और ज़मीन के पीएच वैल्यू को भी बैलेंस करता है। ज़मीन के एलाइन है, सेल्काइन है, एल्काइन है या न्यूट्रल है, इसको भी वो संधारित करता है। और इसी हिसाब से मैं बता दूं, अगर मिट्टी का, हमारे ज़मीन में मिट्टी का अगर पीएच वैल्यू 7.5 से कम है, कहने का मतलब 6.5 से 7.5 तक के पीएच वैल्यू की ज़मीन को सर्वोत्तम ज़मीन माना गया है, सर्वोत्तम मिट्टी माना गया है। तो 6.5 से जिसका पीएच वैल्यू कम होता है उसको अम्लीय मिट्टी कहते हैं।
और इन अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है ना। चूना पत्थर को गोबर खाद के साथ मिलाकर या कि किसी भी उपकरण की सहायता से अपने खेत में पहुंचाना रहता है। और सेकंड नंबर पर जो हमारा आएगा आपका, जैसे जिसका पीएच वैल्यू 7.5 से ज़्यादा होता है, उसके लिए वो क्षारीय मृदा कहलाती है, उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिसका पीएच वैल्यू 8.5 से और ऊपर होता है, वहाँ पायराइड का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह इनका उपयोग होता है। तो किसान भाइयों, जब अपना पीएच वैल्यू तभी पता चलेगा जब ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग कराएंगे। सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से हमारे ज़मीन में पता चलेगा कि नाइट्रोजन कितने % है और पोटास कितने % है, फास्फोरस कितने % है, हमारे खेत को कितना देना रहता है, हमारे खेत में कितना पड़ा है। उस हिसाब से बैलेंस करके किसान अपन को ये उर्वरक का डोज देते हैं। तो इससे फ़ायदा, एक बार आप जो अगर मृदा परीक्षण कराएंगे तो बेनिफिट ये रहता है कि आपको 3 साल तक मिनिमम आपको बैलेंस मिल जाएगा कि मेरे ज़मीन में इतना फर्टिलाइज़र है, इतना फर्टिलाइज़र मेरे को और देना है, तो इसका बैलेंस संतुलित हो जाएगा। जैसे 40 केजी नाइट्रोजन 1 एकड़ में लगता है धान के लिए, ये कन्फर्म है। तो अगर हमारे खेत में 15% नाइट्रोजन है, 8% नाइट्रोजन है, 12% नाइट्रोजन है, तो हमको वही चीज़ कम देना पड़ेगा। 28 केजी देना पड़ेगा नाइट्रोजन, 20 केजी देना पड़ेगा नाइट्रोजन, 25 केजी देना पड़ेगा नाइट्रोजन। तो इससे हमारे उसको बचत भी होती है, लागत में भी कमी आती है और उत्पादन क्षमता भी अच्छा होता है। और ज़्यादा यूरिया डालना भी पेड़ के लिए, ज़मीन के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ज़्यादा यूरिया के डालने से पौधे क्या होते हैं, मीठे हो जाते हैं, उनका भाग नरम हो जाते हैं, जहाँ रस चूसक कीट अनेक प्रकार के कीड़ों को आक्रमण उस जगह पर बढ़ जाता है। तो मुझको आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज़रूर इसको अपनाएं। और कुछ भी मेरे वीडियो में अगर कमी है, बहुत कमी है, इनको एक कमेंट सुझाव के माध्यम से मेरे को बताएं कि मैं अपनी कमियों को और कैसे दूर कर सकता हूं, और आगे मैं कैसे आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी कृषि संबंधित जानकारी दे सकता हूं। धन्यवाद। जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।